आज मैं ख़ास मुबारक देना चाहता हूँ अपने बैंक्स को कि उन्होंने पहली दफ़ा ये जो आप फिगर्स हम देख रहे हैं कि एकदम 6 महीने में आम आदमी को कर्जे मिलने शुरू हो गए, अपने आप को चेंज किया बैंक्स ने। और मैं ये उम्मीद रखूँगा कि अब आप इसको मज़ीद और मार्केट करें ताकि और लोग आपके पास आएँ, क्योंकि अब बहुत डिमांड है लोगों की अपना सर के ऊपर छत की बहुत डिमांड है। और ये जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि चेंज हो गया मुल्क, ये आम आदमी भी अपना घर ले सकता है किस्तों के ऊपर, तकरीबन वही किस्तें जो वो किराया देता है उसी के ऊपर वो उसका घर ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक तो सबसे बड़ी मुझे खुशी होगी कि हम उस तबके को जो तरसता रहता है कि अपनी छत हो, अपने घर पे अपना घर हो, तो एक तो उनके लिए ये बहुत बड़ा आज सबसे ज़्यादा तो खुशी उस पे है। लेकिन दूसरा ये इंशाल्लाह हमारी सारी इकॉनमी को उठा देगा। अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी के साथ मैं हूं महानूर अली अपने प्रोग्राम ये घर आपका हुआ के साथ। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कितने पुरअज़म और पुरजोश तरीके से और साथ साथ दर्दमंदी के साथ इस ख्वाहिश का अपनी इजहार कर रहे थे कि हर पाकिस्तानी का अपना घर होना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि चाहे स्टेट बैंक हो या पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर या मालियाती इदारे जितने भी हों, वो बहुत पुरकशिश अंदाज में दावत भी दे रहे हैं। मगर के साथ ही बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अपने प्रोग्राम में मैं अपने जो मेहमान आते हैं उनसे लेती रहती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि ये घर आपका हुआ के हवाले से आपको ये अंदाज़ा हो जाए, आपको ये तरीका पता चल जाए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि आपका ये घर किस तरह होगा। तो आज भी जो मेरे मेहमान हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं हाउसिंग के हवाले से, ऐसी शख्सियत हैं जिनको ये अथॉरिटी हासिल है कि जब मैं इनसे ये सवालात करूँगी जो आपके जहनों में हैं तो उसके जवाबात जब वो देंगे तो वो पूरे हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। तो आइए आज के पहले मेहमान से मिलते हैं कि वो कौन हैं, आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन अवाद हसन बख्शी साहब और मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग। इनसे मिलते हैं हसन साहब से और पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से कि जितने प्राइम मिनिस्टर पुरअज़म और पुरजोश हैं, ये क्या इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये वाकई हमें हमारे घर दिला सकेंगे, हर पाकिस्तान की ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे, ख़ास तौर से उस तबके की जिस तबके की पीएम जिक्र कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने टाइम निकाला और आज जो मेरे सवालात हैं उसके जवाबात मैं समझती हूँ कि आप उससे पूरे उस तरीके से जवाब दे सकेंगे जो हमारी ख्वाहिश है। और हमारी ख्वाहिश यही है कि हर पाकिस्तानी का वाकई पीएम की ख्वाहिश की तरह घर हो। क्या कहेंगे इस हवाले से भी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी हसन साहब कि आपके बारे में जानना चाहूँ। मैं तो जितनी रिसर्च कर चुकी हूँ आपके हवाले से मैं समझती हूँ कि इससे बेस्ट आज के जो प्रोग्राम के मेरे सवालात हैं आपके अलावा कोई जवाबात नहीं दे सकता। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा ही बताइए अपने बारे में कि आपने कहाँ से इस हाउसिंग के प्रोफेशन में कदम रखा। क्या ये आपकी फैमिली से आपको मिला या आप खुद ही इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया आज। मैं तकरीबन 28-30 साल से इस हाउसिंग के सेक्टर से मुंसलिक हूँ और मेरा काम मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियल और मिक्स यूज़ के प्रोजेक्ट बनाना है। उससे मेरी मुराद ये है कि हम प्लॉट लेते हैं, नक्शा पास कराते हैं और उस पर बिल्डिंग बनाते हैं और फिर बेचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक 25, 30, 35 प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर चुके हैं। और बेशतर मेरा काम कराची से है और मैं आबाद का सिंध बलूचिस्तान का भी चेयरमैन रहा हूँ जी। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ और मैं आबाद का चेयरमैन भी रहा हूँ। इसके अलावा मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग का मेंबर भी हूँ और एक प्राइम मिनिस्टर की एक और कमेटी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसका भी मेंबर हूँ। और ये तो मेरा थोड़ा सा तारुफ था। इसके अलावा जो आपने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के हवाले से सवाल पूछा जी, देखिए जितना काम इमरान ख़ान और उनकी टीम, ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल अनवर हैदर साहब ने किया है, इतना फिनोमिनल काम पाकिस्तान में 72 साल में नहीं हुआ। 72 साल में वो काम नहीं हुआ जो इन्होंने 3.5 साल में किया है। मैं आपको चंद मिसाल बताता हूँ। बिल्कुल। इससे पहले पूरे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र ऑफ ऑन प्रॉपर्टी का टैक्स कहीं 6% था, कहीं 7% था, कहीं 5% था, कहीं 8% था। इस हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म रेट कर दिए
2%, यानी आप अपना मकान खरीदते हैं और या बेचते हैं तो आपका 2% टैक्स है, 1% प्रोविंशियल है और 1% फेडरल गवर्नमेंट का है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स आपके एनुअल टैक्स में एडजस्ट हो सकता है। आप चाहें तो वो एडजस्ट करवा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1% उन्होंने टैक्स कर दिया है और दूसरा वो एडवांस टैक्स है। इसी तरह सिविल एविएशन की एनओसी पिछले 72 साल से ये था कि हम सर्वे पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करते थे, उसके बाद सिविल एविएशन जाते थे, उसके बाद पीएफ जाते थे, तकरीबन 8 से 9 महीने का टाइम लगता था। इस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान में एनओसी रिजीम जो है वो ख़त्म करके कंप्लायंस रिजीम इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो उन्होंने क्या किया, रिस्पेक्टिव बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ को ये दे दिया कि आप ही हाइट नोट करें और जो अगर गलत करेगा या उससे तजावुज़ करेगा उसके ख़िलाफ़ हम एनक्रोचमेंट में केस रजिस्टर करके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में कभी भी किसी आम आदमी को कर्जा मिलना तो नामुमकिन था, हाउसिंग के लिए नामुमकिन था। ना सिर्फ कर्जा इन्होंने इंश्योर कराया बल्कि सब्सिडाइज कर्जा, यानी पहले सब्सिडाइज जो कर्जा मिलता था अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पैसे वालों को मिलता था, चाहे वो एक्सपोर्टर हो चाहे वो कोई बड़ा प्लांट लगा रहा हो, उसको मिलता था। आम आदमी के तो तस्वर में नहीं था। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने आज कल देखिए 2-3 दिन पहले स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, टियर 1 का कर्जा जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में मकान लेगा, जो कि तकरीबन 20-25 लाख रुपए होगा, 25 लाख रुपए होगा, उसको 2% पर एनम पे कर दिया है। अगर मैं या आप आज कर्जा लेती हैं, आप नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, तो आपको 14% पे मिलेगा, उसको 2% पे मिलेगा। तो ये जो 12% का गैप है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अकाउंट में रीइंबर्स करेगी उन बैंकों को, ताकि बैंकों का भी नुकसान नहीं हो और आम आदमी, प्रोफेशनल इंसान, दरमियाने तबके का इंसान जो मकान लेने उसकी ताकत से बाहर हो गया था। पर आज अगर आप फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपए का मकान ख़रीदती हैं, शहर में आपको एक फ्लैट आज 1 करोड़ रुपए का मिलेगा, तो आपको उसमें 50 लाख रुपए अगर आप लोन लेंगी तो आपकी किस्त 30 से 35 हज़ार रुपये पड़ेगी, जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके कर्जे के। हसन साहब, अभी आपने जिक्र किया 2% टैक्स की बात की, फिर आपने एनओसीज़ की बात की, और जिस एनओसीज़ की आप बात करें थोड़ा सा मुझे इसको क्लियर करवाना है आपसे, क्योंकि मैं अभी लास्ट प्रोग्राम में मेरे एक मौजूद मेहमान आए, उन्होंने जिक्र किया था कि एनओसीज़ जो है जिसका आपने जिक्र किया ख़त्म करने की बात, फिर अथॉरिटी, तो उन्होंने कहा कि ये कर दिया गया है बेशक, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में निज़ाम अलग है और हमारी सिंध में निज़ाम अलग है। पूरे पाकिस्तान में चूँकि KPK में, इस्लामाबाद, पंजाब में और कैपिटल में PTI की हुकूमत है, तो वहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, नोटिफिकेशन होता है उस पर मनोमन अमल दरामद होता है, इसलिए कि हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं। ये भी क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर को कि 132 मीटिंग इन्होंने की कंस्ट्रक्शन में। इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर 1 मीटिंग करते थे 2 साल में, नेक्स्ट जब मीटिंग का वक्त आता था उनका टेन्योर ख़त्म हो गया होता था। ये हर वीक तातुल से मीटिंग करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं और उसको किस तरह हल करना चाहिए, स्टेक होल्डर शामिल होते हैं। तो ये जो मैंने आपको कहा कि NOC ख़त्म हो गई है, पंजाब में उसकी ज़रूरत नहीं है, इस्लामाबाद में ज़रूरत नहीं है, मगर सिंध में अभी तक, सिंध में देखिए चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ, तो एक पॉलिटिकल आप सेंसिटिविटी है, इसकी वजह से जो चीज़ अमल दरामद फ़ौरन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एक मसला बहुत बड़ा जो है लोगों के लिए ये है कि जब वो कोई फ्लैट या घर या किसी प्रोजेक्ट में कुछ बुक करवाते हैं, तो उस वक्त जब प्रोजेक्ट के वो बिल्डर्स और डेवलपर्स होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द उनसे 1, 2, 3 या आप समझें कि तकरीबन 2-3 साल में अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, तो 2 साल तक की अगर उन्होंने इंस्टॉलमेंट ले ली है उनसे, चाहे किसी तरह से भी उस गरीब आदमी ने दे दी है, तो उसके बाद कुछ अरसे बाद पता चलता है कि वो किसी वजह से उस प्रोजेक्ट पे काम रुक गया है, स्टॉप हो गया है, कोई भी रीज़न आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो जिस गरीब आदमी ने जिसने पैसे लगाए हुए होते हैं, तो उसको वो पैसे एक तो ना तो उस तरीके से वापस मिलते हैं इतनी आसानी से, उसको मुख्तलिफ चक्कर लगाने पड़ते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि बस वो फिर चक्कर ही लगाता रहता है। अब बात क्योंकि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम करता है, क्या आपके वाकई आपके इस इदारे के उसमें आपने देखा होगा अपनी लाइफ में ये चीज़ें जब मुश्किलात आती हैं तो इस पर नज़रसानी की जाती है, और अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, किस तरह मसाइल को हल करते हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जो बात की बिल्कुल बजा है,
मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें 2-3 चीज़ों में ब्रेक करना होगा, सेगमेंट में डालना होगा। ओके, देखिए लाइक एक तो वो लोग हैं जो जानबूझ के ऐसा करते हैं, उनको बिल्डर डेवलपर नहीं, उनको मैं क्रिमिनल कहता हूँ। वो हमारे में से नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला आपको आबाद के मेंबर भी नहीं मिलेंगे। एक वो लोग हैं जो बिल्डिंग बना रहे होते हैं और कहीं से स्टे आ जाता है, जी, कोई प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे यहाँ आपको पता है स्टे जब कोर्ट से आता है ना, और स्टे लेना बहुत आसान है। अगर मैं कोई चीज़ पे स्टे लेना चाहूँ तो बहुत आसान है, जी। और वो साला साल चलता है। वो एक जेन्युइन तकलीफ़ है। इसीलिए हमारी एक प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट ये थी कि आप चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करें, आप सिंध के चीफ मतलब तमाम प्रोविंशियल चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करें कि एक स्पेशल बेंच बनाएं जिसमें लैंड के और कंस्ट्रक्शन के केसेस 3 महीने में डिसाइड हो, ताकि लोग सफ़र नहीं हो, जो इतना कैपिटल फंसा हुआ है वो अनवाइंड हो और इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सके। क्योंकि ऐसे लोग तो ज़ाहिर बात है जो हाउसिंग कम्युनिटी है उनका नाम जो है उसको डाउन करने में लगे हुए, नाकाम बनाने में लगे हुए उनकी कोशिशों को। देखिए मैं जिस तरह आबाद इतनी कोशिशें कर रहा है। मानू आपको एक बात बताऊं कि अगर हम में से सभी अच्छे होंगे ना, तो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर नहीं नाम होगा हमारा, एसोसिएशन ऑफ एंजल्स ऑफ पाकिस्तान होगा। अच्छे बुरे चैलेंजिंग लोग हर जगह होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि उनको हम अच्छों की तरफ ले आएं, अगर कोई चैलेंजिंग इंसान है भी। जी, देखिए, और उसमें सबसे हमारे पास कोई डंडा तो नहीं है ना, हमारे पास एक पीयर प्रेशर है। हम 4-5 लोग बैठते हैं और उसको समझाते हैं कि आपकी वजह से ना सिर्फ आपकी कंपनी का नाम खराब हो रहा है, बिल्कुल, आबाद ओवरऑल का बिल्कुल इंडस्ट्री भी सफ़र हो रही इंडस्ट्री जो है। है। लिहाजा प्लीज़ थोड़ा सा आप दिल बड़ा करें, तो मैं समझता हूँ 90% लोग मान जाते हैं और एकोमोडेट करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक तो आप ने कहा कि हम आबाद के पास जो है इतने लोगों के जो है मसाइल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हसन बख्शी साहब आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि मैंने जो एक पॉइंट को हाईलाइट किया है, और कौन कौन सी कंप्लेंट्स जो हैं वो आती हैं, सबसे कॉमन कौन सी है ये आपसे जानती हूँ। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं तो हसन साहब से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी कंप्लेंट्स और आती हैं जिनको फौरी तौर पे अगर नहीं तो कुछ टाइम के बाद जो है रिजॉल्व ज़रूर कर दिया जाता है। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने हसन बख्शी साहब से कहा था कि मैंने तो चलें एक जो कंप्लेन है, जो एक पॉइंट है उसको रेस किया है, क्योंकि मेरी नॉलेज में यही है। लेकिन ज़ाहिरी बात है 28 साल माशाल्लाह हाउसिंग के हवाले से इनको हो गए हैं और काम कर रहे हैं, और फिर आबाद के साथ मुंसलिक रहना कोई आसान बात नहीं रहती, और ख़ासतौर से चेयरमैन उसका रहना। तो आप थोड़ा सा मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिए, लोगों की नॉलेज में इजाफा करें, और कौन सी ऐसी आप समझते हैं 1, 2, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो महानूर को बता के आप जाएं, ताकि महानूर की नॉलेज में भी इजाफा और हमारी नाजरीन की भी, देखिए कि हाँ ये कंप्लेंट्स हम रिजॉल्व कर देते ये हैं। देखा है कि 3 किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं। एक तो आती है कि कैंसिलेशन की, कि अगर पार्टी 3-4 इंस्टॉलमेंटें नहीं दे सके तो बिल्डर कैंसिल करते हैं। एक जो कंप्लेन हमारे पास कैंसिलेशन की आती है। एक कंप्लेन आती है जो जैसा आपने कहा एस्केलेशन की आती है, कि हमने 20 लाख रुपए में लिया था और वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए, जी। 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और तीसरी जो हमारे पास कंप्लेन आती है वो डिलेज की आती है। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ एक और कंप्लेन है, फ्लैट की कीमत होती है एक्स अमाउंट, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, यूटिलिटी जी। चार्जेस अलग लिए जाते हैं। तो उसमें कहीं कहीं कंप्लेन आती है कि एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट बिल्डर मांग रहा है। ये 4 मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 98% ऑफ द कंप्लेंट्स। तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाता है? जो बायर होता है उसकी हेल्प की जाती है, या फिर वो बिल्डर्स को समझाया जाता है? देखिए, सिलसिला ये होता है कि मेरी पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से तमाम उन लोगों को, लिसनर्स को, देखने वालों को गुजारिश होगी कि अगर आपकी कोई जेन्युइन कंप्लेन है इनमें तो से हाँ, इनमें से या किसी किस्म की भी, तो आप आबाद में ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन कंप्लेन आबाद में रजिस्टर करते हैं तो उस बिल्डर को भी बुलाया जाता है और आपको भी बुलाया जाता है, और दोनों की बात सुनी जाती है और उसका एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाता है, विच इज़ बेसिकली विन विन फॉर दी अलॉटी। तो आबाद की कोशिश ये होती है, क्योंकि हम ये समझते हैं, देखिए मिसाल हम यूँ देते हैं कि जो दरख्त पे वो लगता है फल, वो झुकता है। इसी तरह अगर बिल्डर 500-200 फ्लैट बना रहा है
तो वो यकीनन उस अलॉटी से ज़्यादा मजबूत है या वज़न उठा सकता है। ज़्यादा तो मुश्किल में वो भी आते हैं ना जिन्होंने अपने पैसे वो जमा पूंजी अपनी लगाई हुई है, अपने लाइफ की जो भी इनकी इनकम है वहाँ पे लगाते हैं, जो घर बनाने की ख्वाहिश। अभी पीएम का भी हमने शुरू में प्रोग्राम के शॉर्ट सुना जिसमें हमें अंदाज़ा हुआ कि पीएम कितना चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी का अपना घर हो, ख़ासतौर से उसका जो कि लो इनकम वाला है, जो कभी ख्वाब ये देख ही नहीं सकता कि अपना घर बनाए। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम के हवाले से आपसे बख्शी साहब थोड़ी सी और बात करूँगी, क्योंकि यहाँ इतने पुरकशिश नारे लगाए जा रहे हैं, इतनी पुरकशिश जो हैं ऑप्शंस दी जा रही हैं, बैंक्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं साथ में। तो यहाँ आपसे पूछूंगी कि इसमें कितने हद तक आप बताएंगे लोगों को कि भाई एग्जैक्ट फिगर क्या है? आपसे ज़्यादा कोई बेहतर जानता नहीं इस बात, क्योंकि मेरा जो अंदाज़ा है, जो मेरा ख्याल है, उसमें शायद 1% भी अभी लोग नहीं होंगे जिनके हवाले घर किए गए हों। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि 3.5 साल हो गए हुकूमत को आए हुए। जी। उसमें से 2 साल तो आप ये समझिए पॉलिसी बनने में हो गई, क्योंकि पॉलिसी होगी तो चीज़ होगी ना। ये फाइनेंसिंग, सब्सिडाइज फाइनेंसिंग पहले बैंक तो नहीं देते थे जी। बैंक को गवर्नमेंट ने 50% सिक्योर किया कि आपके लॉस पीएमआरसी के थ्रू हम देखेंगे लो कॉस्ट हाउसिंग पे। यानी उनको उस फ्रेम ऑफ माइंड में लाना कि आप इस पे फाइनेंसिंग करें। देखिए, मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के 40 से 50 हज़ार मकानों पे काम हो रहा है या प्लानिंग स्टेजेस पे है। और ये अगले साल से इस साल के एंड से, अगले साल से डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जिसमें पंजाब में है, केपीके में है, इस्लामाबाद में है और कुछ बलूचिस्तान में भी है। इतनी पुरकशिश स्कीम है, इतनी पुरकशिश स्कीम बनाई थी ये कि 28 लाख में मकान देना था, जिसमें 2,80,000 कस्टमर, यानी अगर आप खरीदार हैं आपने देने थे जी। 3 लाख रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी थी, यानी आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए डालने थे। ये हो गए 5,80,000 रुपए। और बाकी तकरीबन जो 21 लाख या 21 लाख 20,000 रुपए वो रहते रहते 10,000 रुपए की किस्त में देना था। ये थी गवर्नमेंट का विजन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन, और ये स्कीम जो कि पंजाब में बन रही है। और हम कराची में रहते हैं, हमें अंदाज़ा है जो हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे बावर्ची, हमारे ड्राइवर या काम करने वाले, वो एक कमरे का 10-10 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। ये तीन कमरों का मकान था, 2 बेडरूम, 1 लाउंज, और ओनरशिप के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर अप्रूवल के साथ। आज कच्ची आबादी में भी आप जाइए तो मकान 15-20 लाख रुपए का है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, सब इलीगल है। तो आपको एक ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है? देखिए, पंजाब में हो रहा है, नंबर्स वो नहीं है, देखिए एटलीस्ट स्टार्ट हो गया ना। मैंने आपको कहा एक आम आदमी, आपका कैमरा हसन साहब सॉरी, यहाँ पे मैं कहूँगी स्टार्ट हो जाना। लोग कोई भी काम, कोई भी हुकूमत आती है, जब वो स्टार्ट करती है और फिर उनका जब टेन्योर पूरा होने वाला होता है तो लोगों के जहन में एक चीज़ होती है, अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ, वो ये चीज़ होती है आपने शुरू किया था, महानूर आ गई है, ये इसको ख़त्म करवा देगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो स्टार्ट हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ब्लैंक स्टार्ट हुआ है। फ्लैट या प्लॉट, मकानात अलॉट हो गए हैं, उनको लोन सैंक्शन हो गया है और कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और मैं कहता हूं, जैसे आपने कहा, वैसे तो उम्मीद हम रखते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत अगली बार भी आएगी, बट अगर कोई और हुकूमत भी आती है और डिस्कशन से, तो कोई भी हुकूमत ऐसा काम रिवर्स नहीं ले सकती जिसमें पब्लिक का बेनिफिट है। मैं जिक्र करूंगी महंगाई का। हर चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं। चाहे अगर मैं हाउसिंग के हवाले से बात करूं तो स्टील हो गया, आपके सीमेंट हो गया, वर्कर वेजेस हो गई, और इससे रिलेटेड जो भी आप चीज़ें ले लें, या फिर पानी, गैस, बिजली, क्योंकि हाउसिंग में सबसे मेन चीज़ ये होती है। आपको ये मालूम है कि घर बनाने की ख्वाहिश इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसकी है वो एक लोअर मिडिल क्लास है। जब हम अपर क्लास की बात करें तो वो तो सिर्फ कहीं पे भी जो है, कहीं कोई प्रॉपर्टी या कुछ लेते हैं या कोई प्रोजेक्ट पे काम शुरू करवाते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम होता है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्राइजेस तो फिर बढ़ती चली जा रही हैं, क्या ये ख्वाब इस अमाउंट में पूरा हो जाएगा जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, या वैसे आप चलें जनरली बात कर लेते हैं इसके ऊपर? पहले मैंने कहा ना 28 लाख में, अब गवर्नमेंट में भी रियलाइजेशन है कि कॉस्ट बढ़ गई है, अब ये 28 में शायद पूरा नहीं हो पाए। बिल्कुल। इसलिए जो सब्सिडी की पहले 3 लाख का ख्याल था, अब एक गवर्नमेंट में व्यू पॉइंट है कि सब्सिडी को बढ़ा के 6 लाख कर दिया जाए, क्योंकि आम आदमी को सपोर्ट करना है, आम आदमी की मदद करनी है। आपने कहा कि प्राइस इन्फ्लेशन, एस्केलेशन, यस, पूरे मुल्क में, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, पूरी दुनिया में। मैं पिछले महीने अमेरिका में था,
जो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन इतना हाई है कि वहाँ जो बाइडेन परेशान है, यूके का वज़ीर आज़म परेशान है, जर्मनी, जो ये मैं उन मुल्कों के नाम ले रहा हूँ जो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है। देखिए ये साइकिल है और अनफॉर्चुनेटली अभी आई हुई है, इसको हम सब ने मिलके मुकाबला करना है, हम नीचे नहीं ला सकेंगे इसका। मुझे नहीं लगता, येस व्हाट वी कैन डू एज अ कंट्री, वी कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। पर कैपिटा इनकम $1350 से $1500 हो गई। हमें अब इसको देखना चाहिए कि हम इसे $1800 या $2000, देखिए हमारे पास तेल बाहर से आ रहा है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, हम दुनिया को तो नीचे नहीं ला सकते ना, कि हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसमें कोशिश होनी चाहिए और कोशिश हो रही है। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी कोशिश कर रहे हैं पर्सनली भी कि तमाम कॉर्पोरेट कंपनियों को कहें और एसएमईज को भी कहें कि आप अपने वर्कर्स की वेजेस बढ़ाएं, क्योंकि देखें जब इदारे रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं तो उनको राइट है उनका, जो इदारे में काम कर रहे हैं वो पार्ट एंड पार्सल है ना उसका। बिल्कुल। और आज ही मैं पीएम साहब को सुन रही थी जहाँ पे वो कह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश भी है कि लोग जो हैं ये जब बोलें खुद मुंह से कि हाँ महंगाई जो है वो कम हुई है, तो उनको बड़ी खुशी होगी ये जान के। तो देखते हैं कब लोग वो बोलते हैं कि आज तक, मैं तो बचपन से लेकर आज तक ये चीज़ मुझे कभी सुनने में आई नहीं कि महंगाई कम हुई है। और कोई भी चीज़ लेने जाएं तो वो आज के मुकाबले में कल जब आप लेने जाते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ी हुई होती है। इस पर बात करते हैं मज़ीद आपसे और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक में भी हसन साहब से मैं यही कोशिश करी थी कि जानूं कि भाई महंगाई कैसे कम होगी, किस तरह हमारा अपना घर होगा, ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। तो ये और भी बातें जाननी है। हसन साहब, हाउसिंग के हवाले से मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी जो है ना प्रायोरिटी सिर्फ हाउसिंग ही है लोगों के लिए। क्या हुकूमती सतह पर यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी आपसे, अब बात को प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जो बड़े हैं जब वो कोई मीटिंग करते हैं तो एतमाद में लेते हैं, अपनी पॉलिसीज़ में शामिल करते हैं, क्योंकि आप रहे हैं चेयरमैन तो आप ये जानते होंगे। हर थर्सडे प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग कंडक्ट करते हैं हाउसिंग के लिए, जिसमें आबाद की तरफ से आबाद की चेयरमैन होते हैं मेंबर, और मैं भी मेंबर हूँ। तो यकीनन वो स्टेक होल्डर्स को लेते हैं और उससे मुशावरत करके, उसमें तमाम जो वुज़रा भी होते हैं वो भी होते हैं, सेक्रेटरीज भी होते हैं, तो तमाम मतलब उनके जो कंसर्न लोग होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। और जैसे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हाउसिंग लगती है, मैं इसमें थोड़ा सा जुमले में चेंज करूँगा। वन ऑफ द प्रायोरिटीज़, देखिए उनकी प्रायोरिटी एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उनकी प्रायोरिटी ये भी है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, उनकी प्रायोरिटी ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो यस, उनकी हाउसिंग वन ऑफ द आप कह सकती हैं कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक IMF कहता है कि 12 मिलियन मकानों की शॉर्टेज है। लोग कराची जैसे शहर में 55-56% लोग कच्ची आबादी स्लम्स में रहते हैं, ना कोई प्रॉपर ड्रेनेज का निज़ाम है, बिल्कुल, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना साफ़ पानी है, ना प्रॉपर शेल्टर है, ना अंदर जाने के लिए कोई एम्बुलेंस है। तो प्राइम मिनिस्टर एक आम आदमी का लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ये ह्यूमंगस टास्क है। अगर कोई ये कहे कि 3 साल या 5 साल के पीरियड में ये पूरा हो जाए तो मैं समझता हूँ वो शायद नाइव है, इसमें टाइम लगेगा। दुनिया में जो भी मुल्कों ने तरक्की की है, हम सिंगापुर की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं, वहाँ कंटिन्यूटी रही है। कंटिन्यूटी गवर्नमेंट की या गवर्नेंस की कंटिन्यूटी, पॉलिसी की कंटिन्यूटी रही है, तब लोग को पॉवर्टी से निकाल के उन्होंने ऊपर ले गए हैं। चाइना की आप मिसाल ले लें। तो हमें ये समझना चाहिए, फोकस्ड हमारा सबका ये होना चाहिए कि हमने भरपूर एज इन प्राइवेट सेक्टर में कहता हूँ भरपूर काम करना चाहिए। तमाम प्रोविंशियल हुकूमतों ने और इदारों ने प्राइवेट सेक्टर की मदद करनी चाहिए कारोबार करने में, एनेबलिंग इन्वायरमेंट। देखिए गवर्नमेंट का काम नहीं है जॉब्स देना, गवर्नमेंट नहीं जॉब्स दे सकती है। आपने देखा ना, गवर्नमेंट का जॉब दिया तो पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो गई, गवर्नमेंट ने जॉब दिया तो PIA बंद होने के उस पर आ गई, वाटर बोर्ड कोलैप्स होने लगी। साहब उसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है कि पॉलिसीज जो थी वो वीक थी, क्या था? देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और फ़र्ज़ करें अगर आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोगों की ज़रूरत है
और आप 4,000 भर देंगे। हसन साहब वही बात आ गई ना कि अभी जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने बहुत अच्छी मिसाल दी और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी उन तमाम मिसालों की जो आपने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट थी वो चल रहा है आज तक, फिर मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स थे वो चल रहे हैं, चाहे हुकूमतें बदलती रहें, लेकिन यहाँ मसला यही आता है कि जब हुकूमत चेंज होती है तो बहुत सारी रुकावटें और पॉलिसीज़ भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं। शायद यही रीज़न हो सकती है। देखिए बात यह है कि ये हमारा आपका काम है, वी नीड टू क्रिएट सोशल प्रेशर। यहाँ लोगों के जहन में यही बात आती है, फिर पॉलिसी चेंज हो जाती हैं तो फिर तरीके भी चेंज होते हैं, जब पॉलिसी चेंज होती हैं तो लोग फिर सफ़र करते हैं। इसमें सवाल आपसे करूँगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आबाद है एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हुकूमत का जो स्लोगन है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, क्या सजेस्ट करेंगे आप इस हवाले से हुकूमत को कि किस तरह से, क्या अगर चलें 1 करोड़ नहीं, 50 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, तो 5 लाख लोगों को घर किस तरह दिए जा सकेंगे? आप समझते हैं दे सकेंगे? कोई सजेस्ट करें? 50 लाख लोगों, 50 लाख जो मकान की बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की थी, उसमें वो मकान शामिल थे जो प्राइवेट सेक्टर बनाता है और वो मकान भी शामिल थे जो गवर्नमेंट बनाने जा रही थी। मकसद ये था कि जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। और फ़र्ज़ करें पहले अगर एक उसकी रिपोर्ट है, मुझे मिनिस्ट्री का नाम नहीं आ रहा, 2016 की, जिसमें कहते हैं कि हर साल मुल्क में 4 लाख यूनिट्स बनते हैं। तो अगर उसको इनेबलिंग इन्वायरमेंट दे के आप 8 लाख पे ले आएँ, 6 लाख पे ले आएँ, क्योंकि जो ये रेड टेपिज़म है, जो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हैं, जो एक अप्रूवल को 1-1, 2-2 साल लगाते हैं और करोड़ा रुपए रिश्वत में लिए जाते हैं, करोड़ा रुपए, और फिर भी इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे आप समझें कि मैं इसको यूँ कहता हूँ जूते की नोक पे रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली कराची पाकिस्तान की शहरग है, माशी शहरग है। कराची सीधा नहीं होगा, सिंध सीधा नहीं होगा, पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता है। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना पड़ेगा, ये हमारी हुकूमत को भी समझना पड़ेगा, ये हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि कराची को फलने फूलने, कारोबार करने का मौका दें, कराची का सांस नहीं घोटें। हसन साहब, यहाँ जो वीकली मीटिंग्स होती हैं जहाँ आबाद भी शामिल होता है, आप भी शामिल होते हैं एज अ मेंबर, वहाँ क्या सजेस्ट किया जाता है? जी बिल्कुल। और अगर किया जाता है तो क्या वजह है कि इतनी रुकावटें? देखें, इसमें बिल्कुल इस पे बात होती है और लोकल हमारे कंसर्न अफसरान भी उसमें मौजूद होते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद हाउसिंग कंस्ट्रक्शन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे आता है, तो उसमें आके हम फंस जाते हैं। बट मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भी ये सोचना चाहिए कि अगर कराची तरक्की करेगा तो सिंध तरक्की करेगा और सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके समरात पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को भी मिलेंगे जी। ये इन्होंने ये नहीं समझना चाहिए कि ये इमरान खान का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये तो देखें, एनीथिंग विच इम्प्रूव्स द इकॉनमी ऑफ द प्रोविंस वो पूरे मुल्क के लिए, सबके लिए होगी। सबके लिए होना। हसन साहब, लास्ट में मैंने आपसे बहुत सारे सवाल बैंक के हवाले से भी करने थे क्योंकि बैंक इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर स्टेट बैंक की कोशिश यही है कि सबको इन्वॉल्व करें। पीएम ने जिक्र किया था, एक स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा कि कोशिश ये की कि बैंकिंग का जो काम है, जो प्रोसेस है, वो तेज़ से तेज़ हो और उसमें सबसे ज़्यादा आसानी उन्होंने कोशिश की थी कि लोग जो हैं बैंक जो अपना निज़ाम है वो उर्दू में करे और अंग्रेज़ी ज़बान जो है उसको इतनी तरजीह ना दी जाए ताकि लोग आसानी से उनकी बात समझ सकें, उस फॉर्म को फिल कर सकें। क्या आप समझते हैं ये तमाम चीज़ होने के बाद इससे आसानी पैदा हुई है? ये मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँगी। मैं समझता हूँ यकीनन जो लोएस्ट फर्स्ट ईयर लोग हैं जिनको कर्जे चाहिए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, अगर उनके लिए फॉर्म जैसे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया है उर्दू में हो जाएं और हो भी रहे हैं और वो तमाम चीज़, तो उनके लिए आसानी होगी। और मैं जितना दुनिया में लोकल लैंग्वेज में काम होता है उतना आसान होता है और ये मेरे ख्याल में बहुत ऐसा इक़दाम है, इसमें हम सब ने फैसिलिटेट करना चाहिए। और फॉर्म प्रिंट करने में क्या, इंग्लिश भी कर दें, उर्दू भी कर दें। मुझे अगर इंग्लिश सूट करता है तो मैं इंग्लिश में करूँ, किसी को उर्दू में सूट करता है वो उर्दू में सूट करें। इसमें तो आई थिंक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड। आप समझते हैं ये पॉजिटिव पॉइंट। ये बहुत शुक्रिया हसन साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और मुझे लगता है कि मैं आपको एक और नेक्स्ट सिटिंग के लिए ज़रूर बुलाऊंगी क्योंकि पीएम के जो ये ख्वाब है इसको पूरा करने में आप साथ साथ हैं, आप उसके मेंबर हैं। हाउसिंग जो सिस्टम है सारा आपको पता है, हमारे लोगों को और आप गाइड करके जाएंगे। एक प्रोसेस है जो मुझे आपसे पूछना है, लेकिन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सिटिंग में पूछूंगी। यहाँ पे अपने नाजरीन से कहूँगी कि आपने देखा आज के प्रोग्राम में हसन बख्शी साहब जब आए तो उन्होंने कितनी पॉजिटिव नोट पर ये बातें की और हमें समझाने की कोशिश की कि ये जो ख्वाब हमने देखा हुआ है इसे पूरा करने में ना सिर्फ
पीएम हमारा साथ दे रहे हैं, उनके साथ जितने भी मेंबर इस पे काम कर रहे हैं वो लोग भी, खुद हमें भी समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना ख्वाब किस तरह पूरा कराना है, क्योंकि ये तमाम प्रोसेस जो है आसान से आसान तर बनाया जा रहा है और आगे बनता चला जाएगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।